नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल के कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि चुनाव का मेयार कितना गिर गया है और उसका पोस्टमार्टम भी किया था। कहां मंगलसूत्र मटन और कहां आरक्षण की बात, संविधान को बचाने की बात। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, इन सब पर चर्चा कीजिए। लेकिन आज चर्चा हम करेंगे कि 370 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही मौलाना आजाद स्टेडियम से आह्वान किया था कि 370 में संशोधन किया गया है, 35 को रिपील किया गया है। तो हम ये डिमांड करते हैं और जनता हमें 370 सीटें भी देगी। लेकिन सवाल यह है कि प्रचार में सातवें चरण का प्रचार आज शाम को खत्म हो जाएगा, विराम लग जाएगा और पहली जून को ये ईवीएम में सबका भविष्य कैद हो जाएगा और 4 जून को गिनती होगी और इनका भविष्य भी सामने आएगा। लेकिन 370 को प्रचार में एक मुद्दा बना करके बेचा गया, या यूं कहिए इसको ट्विस्ट किया गया। लेकिन क्या वाकई में 370 के बाद क्या हुआ, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ है? 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील किया गया और कितना लाभ और कितना नुकसान जो 370 को लेकर के समूचे देश की बात करें या फिर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि क्या फायदा, क्या मुनाफा, क्या नुकसान हुआ। हालांकि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें कि साल 2018 में 28 आतंकी हमले हुए थे और 91 जवान शहीद हुए थे और 25 स्थानीय लोगों की जानें गई थी और 15 नवंबर 2023 तक अगर हम बात करें 41 आतंकी हमले हुए, 20 जवान शहीद हुए और 13 लोकल, यानी गिरावट आई है। अगर हम पत्थरबाजी की बात करें तो पत्थरबाजी विलुप्त होती जा रही है, विराम लग चुका है पत्थरबाजी पर। जो कैलेंडर निकला करता था कि आप इतनी दिन तक आप बाजार खोल सकते हैं, वो अब कैलेंडर अलगाववादियों का नहीं। अलगाववादियों के बड़े बड़े शटर जो हैं, शोरूम के शटर बंद हो चुके हैं। जो व्यापारी तब का डरता था, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग डरते थे, वो भी अब गर्व से कहते हैं कि 7 दिन स्कूल चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, पढ़ाई लगातार चल रही है। अगर दूसरी ओर कहें तो 8 नए ट्राइबल हॉस्टल्स खोले गए हैं। 200 समाज, ट्राइबल्स की बात कर रहा हूं मैं, और 2000 आदिवासी समाज के लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। यानी बहुत सारे बदलाव आए। अगर असल बदलाव की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को राइट्स मिले हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के साथ साथ वाल्मीकि समाज हो, गुरखा बिरादरी हो या फिर बाजीगर समाज हो, इन सबको राइट मिले हैं जो इतने दशकों से अपनी इस राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। क्या खोया, क्या पाया 370 के बाद, कितना बदलाव आया, 370 का प्रचार के दौरान कितना इस्तेमाल किया गया। पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं 370 को लेकर के। 370 के में संशोधन और 35 के रिपील के बाद समूचे देश और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में क्या चेंज आई है, आइए देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इश्यू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहां के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीजें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा, वहां का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब
कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि 370 में संशोधन और 35 से रिपील होने के बाद कितना बदलाव समूचे देश में आया। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में बदलाव का एक और कारण हम आपको बता सकते हैं कि लोकसभा के चुनावों में निरंतर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ये भी एक बदलाव, बदलते कश्मीर की एक तस्वीर है। शुरुआत करने से पहले एक मरतबा फिर बता दूं कि कल हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें हमने प्रचार के गिरते म्यार का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन आज हम 370 पर करेंगे, क्योंकि 370 को जब प्रधानमंत्री ने मौलाना आजाद स्टेडियम से ऐलान किया था कि 370 में संशोधन किया गया, हमारा राइट बनता है कि पब्लिक हमें 370 सीटें दे। इन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है अभय बकाया जी, अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बकाया साहब, आपका स्वागत है। जयदेव रजवाल जी हैं, आपका भी स्वागत है। और इस साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेरे पास सोहित शर्मा है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और साहिल शर्मा कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। साहिल जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन डिबेट का आगाज करने से पहले मैं बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर काम करते थे, उनका कहना था कि सभ्य शब्दों में भी आप बड़ी सी बड़ाई आलोचना कर सकते हैं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को बता रहा हूं। दूसरा, शब्दों के चयन में इतना जरूर ध्यान रखा जाए कि विवेक का इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत मैं सोहित जी से करूंगा। सोहित जी, 5 अगस्त 2019 के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी ये राग अलाप रही है, संघर्ष जारी रहेगा। 370 की वापसी को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन 370 की वापसी के लिए आपको पार्लियामेंट में एटलीस्ट 2/3 बहुमत चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखो विनोद जी, बात ऐसी है कि 370 का जो संघर्ष है वो वाकई जारी रहेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके 370 को खत्म किया, तो हम भी संघर्ष करके 370 को लाएंगे। ये हमारी पहली दृढ़ निश्चय है। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये हमारे जम्मू का राइट है, हमारे जम्मू के स्टेट सब्जेक्ट का मसला है, ये हमारे जम्मू के लैंड एक्ट का मसला है, और बहुत से मसले हैं। इसके लिए हमें ये संघर्ष करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात करते हैं, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंटरनेट सेवाएं बंद, 5 साल से इंटरनेट सेवाएं चालू हुई हैं। अरे भाई, मोबाइल सेवा को लाने वाले ही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। 2002 में अगर जम्मू कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क लाया था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने लाया था, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी। सो कहने का मतलब ये है, ये किसी एक रीजन पार्टी का एक मकसद होता है। वो मकसद एक ही होता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से डेवलपमेंट की जाए और किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे लाया जाए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट की जगह तबाही तबाही और तबाही लाई है, और इतनी तबाही लाई है कि आज वो वक्त आ गया है कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। के लिए रोकूंगा, आप हर क्लेम ऐसे कर देते हैं, आप ही ने किया। आप कहते हैं कि डोगरी को 8 शेड्यूल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लगाया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? जो सब्जेक्ट थी यूनियन गवर्नमेंट का है। आप कहते हैं मोबाइल भी स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद, सब उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने लाया। ये होम मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव होता है। और आप ये कहते हैं, जब जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करने के लिए होम मिनिस्टर के पास जाएगा, तो फिर तो आप सुनेंगे ना, मांगा। अरे भाई, वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का एक रीजन पार्टी का मकसद क्या होता है। वो मकसद एक क्लियर है कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि हम मोबाइल सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने विश्वास दिलवाया कि मोबाइल सेवा से ही आने वाले समय जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू किया जाएगा। और वो अध्याय 1984 में आपके 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब आपने अपने मैनिफेस्टो के टॉप पे लिखा था कि हम 370 को हटाएंगे। मान लेते हैं
लिखा था, 370 को हटाया, आपकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। और उसके बाद अब उसको बेचोगे, कितनी देर बेचोगे? हर चुनाव प्रचार में 370 लाया जाता है। 370 हटाया तो क्या आप 370 सीट की डिमांड भी करेंगे? विनोद जी, 370 की बात करें या राम मंदिर की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर इश्यूज रहे हैं और हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर इश्यूज को एड्रेस किया है और लोग उससे खुश हैं। अब बात करते हैं 370 की और JNK में उसको क्या फायदा हुआ। विनोद जी, एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं कि 370 और 35A की अगर बात करें, इसके 5 अगस्त के बाद जाने के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। उसमें जिन ताकतों को, जिन लोगों को परेशानी है, वो आज भी बात करेंगे। क्या वो नहीं चाहते थे कि एक हिंदुस्तान में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान की अगर हम लोग बात करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था? अगर हुआ तो इन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और उसके इंप्लीमेंटेशन होने से अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, तो वो दिखाता है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा की है। मैं आपको एक छोटी सा उदाहरण देता हूं विनोद जी। हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर अनिल परिहार और उनके भाई साहब की परिहार बंधुओं की हत्या कर दी थी और पार्टी ऑफिस में हमारे वहां पे उनको एक श्रद्धांजलि दी जा रही थी। वहां पे हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर माननीय अशोक कौल जी ने एक वर्ड यूज किया, वो वहीं पे ही दिखा देता है कि उन्होंने कहा था कि हमारे परिहार बंधुओं को उन ताकतों ने मारा जो लोग जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ नहीं मानते। ये एक स्पष्ट तौर के ऊपर लाइन थी। अब किसने मारा, क्यों मारा, कैसे हुआ, ये इसमें ही क्लियर हो जाता है। ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी। देखिए एक मिनट विनोद जी, आपने डिटेल में पहले ही बता दिया कि 370 और 35A के जाने के बाद क्या क्या हुआ, क्या फायदा जम्मू कश्मीर में हुआ, किन किन लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुआ। जिन लोगों को हजम नहीं होता, लोग आज भी अगर ये कल्पना करके बैठे हैं। अभय जी के पास जाने से पहले एक सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूं। अगर अदालत ने ये फैसला लिया है कि सुप्रीम मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनने को लेकर सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका क्रेडिट आप लेंगे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसका क्रेडिट भी आप ले लेते। क्रेडिट लेने में आप बड़े माहिर हैं। रजवान साहब, आपसे पूछा मैंने, अभय जी से बाद में पूछूंगा। ठीक है विनोद जी, ऐसा है ना, आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम उनका वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वहां पे पहुंचा हुआ था, तो वहां पे जब ऑर्डर आया तो क्या, लेकिन उसके अगेंस्ट में, रामलला के अगेंस्ट में 10-10 वकील किन लोगों ने वहां पे लाए, उनका विरोध किन लोगों ने किया, कौन लोग उनके पक्ष में थे। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग अपने बैटरी ऑफ लॉयर्स को लेकर वहां पे गए, उसका विरोध कर रहे थे। रजवान साहब, अभय जी ना, अभय जी किस तरीके से ये बरगलार थे? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और मुझे याद है 23 अर्जियां आई थी और 23 दिसंबर ही था जिस दिन 2023 की बात करो, दिसंबर 2023 की, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया था कि जो हुआ है संवैधानिक तरीके से हुआ है और राष्ट्रपति को राइट था 370 में संशोधन करने का और 35 से अपील करने का। ये क्यों बरगला रहे हैं, मुझे आपसे सुनना है। देखिए विनोद जी, जैसे आपने कहा बीजेपी 370 और 35 को लेकर सारे हिंदुस्तान में अपनी वाहवाही कर रही है। वो करना है उनको, क्योंकि उनके एजेंडा में था, इतने साल से उन्होंने एजेंडा में रखा। आज उनको पूरी मेजॉरिटी मिली और उन्होंने तोड़ दिया। उसमें वो अब उसकी वाई करे, उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को एक अंग पूरा किया, उसमें वो कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या आया, आपने ही बात की, जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या है और हमारे पीडीपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बदलाव आज जो ऑन ग्राउंड देखने को है, पीस है, आज शांति है वहाँ, आज कोई हड़ताल नहीं है, आज कोई कैलेंडर नहीं है। आज सुबह उठने के बाद बच्चों को ये नहीं देखना पड़ता स्कूल जाना है कि नहीं, दुकानदार को ये नहीं देखना पड़ता है मैं दुकान खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत कुछ किया गया पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। जहां तक आपने बात की इनकी, सबसे ज्यादा 370 पे हमारे को एज रीजनल पार्टीज, इन रीजनल पार्टीज ने कहा कि ये तोड़ नहीं सकते,
ये परमानेंट है, ये कुछ हो ही नहीं सकता इसको। इतने साल इन्होंने इसी पे राजनीति की है, इतने साल इसी पे इन्होंने वर्गलाया है बच्चों को, इतने साल इसी पे इन्होंने राजनीति की, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, और आज भी वही कर रहे हैं। पिछली बार सोच जी मेरे को याद है, यहाँ पे मेरे साथ थे जब रिव्यू पिटिशन का मसला चल रहा था, तभी बोलते अभी रिव्यू पिटिशन है ना, अभी रिव्यू पिटिशन है ना। आज ना वो भी खत्म हो गई। आप बोले संघर्ष करेंगे, आप संघर्ष कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट का भी ठप्पा लग चुका है इस पे, उसके बाद भी लोगों को इस पे वर्गलाइए नहीं, क्योंकि आज का जो युवा वहां पर है, जो आज के लोग हैं, आप एक मिनट के लिए रोके, छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस जी, लौटूंगा आप ही के पास। जी, जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। और मुझे इस शेर याद आ रहा है कि दिल के छाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती से जब ये पूछा जाता है, उनके प्रवक्ताओं से ये पूछा जाता है कि जब महबूबा मुफ्ती राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि ये टॉफी लेने जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की ये स्टेटमेंट थी। लेकिन आज वो कह रहे हैं, आज फिर उन्हीं बच्चों को बरगलाया जा रहा है। क्यों अभय जी? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आज फिर से वही राजनीति कर रहे हैं। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आज देखा आपने कि डेमोक्रेसी का जीत होते हुए लोगों ने इतना वोट डाला है जी। लोग चाहते हैं कि चुनिंदा नुमाइंदे आए। जो इस चीज के बाद हुआ, जो आपने बोला कि मैंने 2-3 चीजें गिनाई आपको, बट आज एलियनेशन है, आज ग्राउंड पे एलियनेशन है, क्योंकि जो अफसर है वो बाहर के हैं, वो नहीं जानते यहाँ की सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन। राइट। वो बड़ा एलियनेशन है लोगों में, लोग अपना दुख दर्द लेके जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे चुनिंदा सरकार बहुत जरूरी है। जैसे कि अब आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए हैं, तो हमें चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे इलेक्शन असेंबली के लिए हुआ और लोग अपनी चुनिंदा सरकार चुने, क्योंकि लोगों में जो एलियनेशन है, आपने जो करना था वो कर दिया, बट आज आपने इस सब कुछ करने के फिजिकल इंटीग्रेशन डेफिनेटली कर दी, बट जो इमोशनल इंटीग्रेशन है वो अभी भी जरूरत है। साहिल से पूछ लेते हैं। साहिल जी, इस तरह के आरोप लगते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक दिल्ली में आता है, यानी केंद्र में उसकी सरकार आती है, तो आप 370 में हुए बदलाव, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला और उसके बाद रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया है, उसको भी आप बदल सकते हैं। ये भाजपा का आरोप है। धन्यवाद विनोद जी की आपने जो है बात रखने का यहाँ मौका दिया। 370 के मुद्दे पर आपने जो है बहस रखी और उसकी शुरुआत आपने प्रधानमंत्री जी के ही 370 पे दिए हुए बयान से जो है वो शुरू की। सामने स्क्रीन पे एक और प्रधानमंत्री जी का जो कल ही एबीपी को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी को जब तक 1982 में महात्मा गांधी मूवी नहीं आई थी, उससे पहले उन्हें कोई जानता ही नहीं था। और वो इस तरह की बहकी बात करते हैं। और मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं 370 पे ही आ रहा हूँ विनोद जी। बेसिकली देखिए विनोद जी, मैं बिल्कुल डिरेल नहीं करता, मैं तो उसी पर आऊँगा, मैं 370 पे ही आऊँगा। मैं आज भी जब अभी आ रहा था, उससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, एक इतिहासकार हैं बहुत बड़े, अशोक कुमार पांडे जी, उन्होंने किताब लिखी है कश्मीरी पंडित और कश्मीर नामा। तो मैं वो भी जो है उस पर भी, उसके भी कुछ तथ्य जो है उसमें जो बातों का जिक्र करते हैं, उसको भी मैं जो है सामने रखूँ। देखो, जो धारा जहाँ तक 370 की बात, और आपने सुप्रीम को आपने हम पर आरोप लगाया है, ये आपका मैं आरोप ही समझूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर आप आ गए तो आप जो है बदलाव कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके शब्द हैं। आप चीजों को समझिए, आप शब्दों में मत उलझिए। मैंने उस वक्तव्य में बिल्कुल क्लियर कहा है कि आरोप भारतीय जनता पार्टी, मतलब उनके आरोप आप जो है आप हमें बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के, जी ये भारतीय जनता पार्टी के जो है आरोप है। देखिए विनोद जी, आपको तो याद होगा, हमने तो हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो या कोई भी और जो इशू हो, हम उसको जो है वो सम्मान करते आए हैं। एक दौर था जब यहाँ सोमनाथ से अयोध्या तक की वो जो धार्मिक उन्माद से भरी हुई यात्रा लालकृष्ण आडवाणी निकाल रहे थे, तो वो तकरीरें किया करते थे। वो कहा करते थे कि क्या जनभावना का जो सम्मान है वो क्या किसी कोर्ट में हो सकता है। आपने तो सुनी, आप बड़े जो है वरिष्ठ प्रवक्ता, लेकिन हम ये आप लोगों को, हम आपके दर्शकों के माध्यम से पूरे देश को ये कहते हैं कि हम जो है जुडिशरी का बड़ा सम्मान करते हैं। तकाजा तो ये कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, हमारे अबे बकाया साहब ने, जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कि पुनर्विचार याचिका भी जो है वो यहाँ पर खारिज हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद 6 अगस्त 2019 को हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और हमने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के अधिकारों को छीना गया
वो जम्मू कश्मीर के अधिकारों को हम रिस्टोर करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है विनोद जी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 1982 में जो है आप जब सीटों पे थे, शायद 2 जगह मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, फिर मैं वो शाहबानो केस को याद, अब मेरी बात सुनिए, क्या वाकई में आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी मैं 370 पे जा रहा था तो आपने मुझे शाहबानो पे जो है वो बात पे आऊंगा। देखिए सुनिए, मैं बताता हूं, बिल्कुल आप अलग झंडा देंगे, सुनिए अलग संविधान देंगे, अलग संविधान देंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, 370 के मुद्दे को जो 5 जज सुन रहे थे, उनमें एक जज थे जस्टिस कोल, जो खुद भी जो है वो कश्मीरी पंडित है। उनकी उस पूरे 5 सदस्यीय जो कमेटी थी, उनकी रूलिंग को तो बेचा जा रहा है, लेकिन अगर आप उनके इंडिविजुअल लेवल पे भी उन लोगों की जो उन्होंने रूलिंग दी है 370 को लेकर, अगर आप उसको बारीकी से देखें तो जस्टिस कोल साहब जो हैं वो कहते हैं कि यहां पर जो हिंसा हुई उसमें वो दोनों पक्षों को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। उसमें अगर वो आतंकवादियों को, पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं तो उसमें वो स्टेट का भी जो है वो सबसे बड़ा योगदान मानता है। देखिए विनोद जी, हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। कई मुद्दे जो होते हैं वो टेक्निकल इशू से जो है वो बड़े होते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट वॉइस थी, विनोद जी मुझे आज आप जो है वो बात नहीं खत्म करने दे रहे हैं, मुझे बात तो खत्म करने दीजिए ना, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट वॉइस थी, आपने उस वॉइस को जो है कमजोर करने का काम किया। जो लोग वहां पे 70 साल भारत का झंडा जो है जिन लोगों ने पकड़ कर रखा, देश की बुनियाद, देश का जब बंटवारा हुआ विनोद जी, आपको मालूम है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कहा गया धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, और ये वाहिद एक माइनॉरिटी स्टेट था। माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो स्टेट था उसने जम्मू कश्मीर, उसने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के भारत को जो है चुना। तो आपके इस फैसले से, कई जो फैसले होते हैं वो जनभावना से भी जो है वो जुड़े हुए होते हैं। आप मुझे बताइए कि देश के अंदर 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो शासन करती है। उन राज्यों में हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश जो है, वहां भी जो है वो स्पेशल राइट्स है, जमीनों को लेकर अधिकार है। नॉर्थ ईस्ट के, मैं रजवाल साहब को बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे इस तरह के राज्य हैं जहां पर जो है आप विदाउट परमिट जो है वो नहीं जा सकते, वो आदिवासियों के लिए और जो वहां के लोगों के लिए। विनोद जी मैं बात तो खत्म कर दूं ना, आप लंबी बात करते हो ना जी। आपके शो से जो है क्वालिटी कंटेंट बाहर जाना चाहिए। मेरी चिंता तो हमेशा जो है वो इस बात में रहती है। तो मैं ये कह रहा हूं, रजवाल साहब आप अपनी बात पे जो रखिएगा कि ये जो मसला था, ये जो 370 का मसला था, ये जनभावना के साथ जुड़ा हुआ मसला था, और इस मसले पे लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। लोगों को अच्छा लगेगा तो वो उसका जवाब देंगे, 4 तारीख दूर नहीं है। अभी ये ठीक है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा ग्राउंड जीरो से। अनिल, आई एम ऑडिबल, मुझे सुन पा रहे हो आप? चलिए अनंतनाग लिए चलते हैं आपको। फिदा हुसैन जी, फिदा, आई एम ऑडिबल? जी बिल्कुल विनोद। फिदा, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस वक्त टूरिस्ट पीक पर हैं। क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसला लिया गया, संवैधानिक बदलाव किया गया, उसका असर कश्मीर में देखने को मिल रहा है? सदाकत क्या है, जरा बताएंगे आप? देखिए विनोद, अगर हम 5 अगस्त के 2019 की बात करेंगे, उसके बाद क्या बदला, देखिए मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सारी चीज जो है वो बदल गई है। अगर आप पर्यटकों की बात करेंगे, करोड़ों में इस वक्त जो पर्यटक है वो कश्मीर के मुख्तलिफ स्थानों की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, और उनका यही कहना है कि यहाँ आके हमें काफी अच्छा लगता है। अगर आप दूसरी ओर देखेंगे, जो बिजनेस के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो कारोबार के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका ये मानना है कि उनके पास हमेशा ताला और चाबी होती थी। वो इसलिए क्योंकि 19 से पहले कब कॉल आएगी पता नहीं चलता था, लेकिन 19 के बाद अब ताला जो है हमेशा 7 बजे जो है वो खुलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, स्कूल्स की ओर देखेंगे आप, जो स्कूल्स हमेशा बंद रहते थे, जिसका जो सीधा असर है वो यहाँ के स्टूडेंट्स पे पड़ता था, वो यहाँ के छात्र संघ पे पड़ता था, लेकिन अब वो असर भी कहीं पे नहीं। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो शिक्षा है वो हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप एक और चीज की ओर देखेंगे, स्पोर्ट्स की ओर, स्पोर्ट्स में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, तो कहीं ना कहीं पे आपको केंद्र सरकार की यहाँ पे जरूर शाबाशी देनी पड़ेगी, जो केंद्र सरकार ने कई सारे निर्णय लिया है। तो बहुत सारी तस्वीरें जो है वो बदली है कश्मीर घाटी के अंदर, और कश्मीर घाटी में जहाँ पे आपको स्टोन पेल्टिंग होती थी, स्टोन पेल्टिंग अब नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं पे जो उस पर सीधी तौर पे जो असर पड़ रहा है,
जो यहाँ के लोगों पे असर पड़ा था 19 से पहले, वो काफी ज्यादा उनका जो मानसिक परेशानी है वो देखने को मिल। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे संपर्क हमारे कट गया, लेकिन शर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, जरूर जरूर जरूर। अनिल, क्या लगता है आपको 76 दिनों के बाद 5 साल हो जाएंगे 370 में संशोधन और 35 को रिपील किए हुए? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं 370 की आज, क्योंकि इस चुनावी यानी 7 चरणों में 370 मुखरता से मुद्दा सभी ने उठाया। आपके व्यापारी तबका क्या कहता है, तो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है, आम शहरी क्या कहता है? देखिए, आम शहरी जो है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और खासकर लोगों की मेन मार्केट की बात करते हैं, रघुनाथ मार्केट, जिसे हब मार्केट भी कहा जाता है, और देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो रघुनाथ मंदिर हो या फिर इस मार्केट से गुजरने वाले लोग हो या दुकानदार हो, उनके पास यहाँ पर आते हैं और यहाँ की प्राथमिकता को जानते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा जो इस मार्केट के साथ ताल्लुकात रखते हैं और इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और उस एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। अमित गोयल मेरे इस वक्त साथ मौजूद है। अमित गोयल से जानते हैं कि कितना बड़ा आप बदलाव देखते हैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, और अब 5 अगस्त भी आने वाला है, लगभग समय जो है कुछ कम ही बचा है। इसके बाद आप अमरनाथ यात्रा भी है, कैसे आप देख रहे हैं कि लगातार पर्यटकों का यहाँ पर आना, यहाँ पर शांतिपूर्वक माहौल होना, कैसे आप देखते हैं अमित जी? शुक्रिया अनिल जी। इसमें देखें 370 एक जो टूटना यहाँ पे जी अपने आप में ये करते है। पहले तो एक जहां हम रहते हैं एक संविधान ही सभी देश में होना चाहिए, वो लागू हुआ उसके साथ। अब उसके बाद का आपने देखें काफी सी चीजें चेंज हुई, जैसे अभी अगर हम बात करें उसकी, अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां पहले इस तरह से हालात थे कि वहां पे आप जाया नहीं जा सकता था, पत्थरबाजी होती थी, कहीं भी किसी टाइम भी कुछ हो सकता था, ऐसी कोई दिक्कतें थी। उसके बाद 370 के बाद काफी सी चीजों में फर्क पड़ा है, गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करा और वहां पे आम नागरिक भी है। अभी देखें आप वहां पे इस टाइम इतना रश है टूरिस्ट का जो भरा पड़ा है वहां पे। तो ये सभी चीजें जो है ये 370 के बाद ही, और बाकी उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे रिंग रोड्स हो, स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट हो, ये सभी चीजें हो रही हैं, उसमें काफी तेजी से डेवलपमेंट। लेकिन कुछ थोड़ा सा हमें जो एप्रीहेंशन थोड़ी सी रहती है कि 370 एक सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं हटा, जम्मू भी उसका पार्ट है। अभी तक अगर हम देखें तो जम्मू को 370 हटने का कोई बड़ा मेजर कोई जो किसी तरह का फायदा नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो आप टूरिस्ट को यहाँ पे रुकाने की बात करें, चाहे हम यहाँ पे ठीक है हम कहते हैं रिंग रोड्स बन रहे हैं, सर्कुलर रोड्स बन रहे हैं, लेकिन आप सभी रोड्स कनेक्ट श्रीनगर को हो रहे हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू की ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन उसके बाद जो अगर आप हमें पूछ रहे हैं कि उसका क्या हमें फायदा, जब हम रघुनाथ बाजार में बैठे हैं यहाँ पे आपको किस तरह का टूरिस्ट का कैसा यहाँ पे फ्लो आ रहा है, कैसा सर टूरिस्ट को फ्लो, सर्किट्स बनाए जाने चाहिए जिस सर्किट्स के लिए टूरिस्ट आएगा, गाइड रहती है, जिस तरह से सर्किट्स में सभी आएगा। अगर 370 के बाद अगर हम टूरिस्ट। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौटते एक छोटे ब्रेक के बाद नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और मैं जयदेव रजवाल से जानना चाहूंगा कि सब कुछ पहली मर्तबा हो रहा है, पहली मर्तबा यूनाइटेड नेशन इंटरवेन कर रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, पहली मर्तबा कोर्ट कह रही है भाई साहब जाइए इलेक्शन करवाइए, सितंबर से पहले वहां पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। 2018 से यहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। कितनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की? 2018 के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उसी का ही इंतजाम हो रहा है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब लोकसभा की इलेक्शंस के बाद एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट असेंबली इलेक्शंस, नो, ये उसी का नतीजा है। अब क्योंकि आज का टॉपिक विनोद जी आपने रखा है 370 के ऊपर, 370 के ऊपर मेरे कांग्रेस के भाई यहाँ पे बोल रहे हैं
कि 5 अगस्त के बाद इमीडिएटली 6 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की और उसमें ये कहा गया कि हम इसको वापस लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं, हमारे वापस नहीं, रजवाल साहब, मैंने ये नहीं कहा वापस, हमने कहा कि जो अधिकार मिले हुए हैं, जो लैंड और जॉब को लेकर अधिकार है, उसको रिस्टोर करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस की विचारधारा को आप देखिएगा, ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हो, सुप्रीम कोर्ट का वहां पे वो सारा हो, और जिन चीजों से वहां पे नॉर्मलसी आई है वो वहां पे ना हो। और ये नेशनलिस्ट वॉइस की बात करते हैं, ये नेशनल वॉइस वहां तब कहां पे थी जब वहां से कश्मीरी पंडितों को किस हालात में और कितनी बुरी स्थिति में वहां से निकाला गया, और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बना दिए गए। 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को वहां पे किस तरह से मौत के घाट उतारा गया, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये सब लोग वही सब कानून चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए किसी आदमी से या पाकिस्तानी से की शादी करे तो उसको वहां की सिटीजनशिप यहां की मिल जाए, और यहां की बच्ची बाहर चली जाती है तो उसकी सिटीजनशिप वहां पे न मिले। और यहां के जो लोग रहने वाले थे, विनोद जी आपने पहले ही कहा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की अगर हम बात करें, मैं सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं, इन्होंने उनको यहां की जो सदस्यता थी वो क्यों नहीं दी? What was the reason for that? उसका रीजन क्या था? इन्होंने ऐसा क्यों किया? वाल्मीकि गोरखा और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, ऐसा क्यों किया? और ये सब लोग, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करती है और कहती है कि हम इसके साथ लड़ेंगे, बीजेपी ने इसको इतने साल तक लड़के इसको खत्म कराया, अब हम बहुत साल लड़के इसको वापस लाने का प्रयास करेंगे, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये नहीं चाहते कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। ये तो क्लियरली यही सारी चीजें इंडिकेट करती है, और उसी का ही परिणाम है कि आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो वोट परसेंटेज बढ़ी है, और ऐसे ऐसे एरिया यहां पे 72% तक, 72% तक भी पोलिंग हुई है, ये इसी चीज का एक अंदेशा है कि लोग देखिए। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर कश्मीर में, मेरे को बताइए, कश्मीर में 14 अगस्त कौन मनाता था? वहां पे पूरे के पूरे कश्मीर में 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, और 15 अगस्त को वहां पे क्या होता था? ये इनको हजम नहीं होता कि 15 अगस्त को कश्मीर के आज की डेट में घर घर के ऊपर तिरंगा चढ़ता है, लोग रैलीज निकालते हैं, ये इसको वापस करना चाहते हैं, ये ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ये 14 अगस्त को पसंद करते हैं कि वहां के लोग इनको सूट करते हैं, इनकी राजनीति को वहां पे सूट करते हैं। आपने ये बड़े जोर से कहा कि 6 अगस्त 2019 डेट भी याद कराऊंगा आपको, 6 अगस्त के जो कांग्रेस के रेजोल्यूशन है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तफसील से बताइए क्या रेजोल्यूशन? बिल्कुल। आप मैं अब एक नया संविधान लाएंगे, नया झंडा आएगा। देखिए विनोद जी, आपने सवाल किया, अब जरा मैं चाहूंगा कि आप उस सवाल को लंबा समय नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त, जितना मैं उतना ही समय मांगूंगा जितना आपने सत्ता पक्ष को दिया है, मैं उससे ज्यादा समय पे जो है वो नहीं जाऊंगा। मैं आपके कैमरामैन को जो है वो कहूंगा कि थोड़ा सा फोकस करें, ये अखबार की हेडलाइंस हैं, उसकी तरफ जरा जो देखें। इसमें यह है कि ये हर चीज कहते हैं कि 370 पे आप हमारे रुख की बात करते हैं। जब 370 के ऊपर डिबेट हो रही थी ना रजवाल साहब, और उस दिन पंडित नेहरू जो थे वो देश में नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो उस दिन उसी संसद में बैठे हुए थे जब धारा 370 को पास किया जा रहा था। उन्होंने विरोध नहीं किया था। एक सांसद था हसरत मोहानी साहब, जिसने संसद में खड़े होकर जो है सरदार पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे, और सरदार पटेल से पूछा था कि क्यों धारा 370 जो है एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाना है। आप लोगों का जो इतिहास है वो है। अब जरा मैं आता हूं कि उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर 13 आप सुनिए विनोद जी को ऑन नहीं करते ना? किसको? सरदार पटेल। किसको? सरदार तो हमारे हैं, सरदार पटेल से इनका क्या लेना देना है? सरदार पटेल तो हमारी सरकार के गृह मंत्री, वो गृह मंत्री थे जिन्होंने आरएसएस को बैन करने का काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरदार पटेल जी इन्हीं के थे। ये वही थे कि पूरी दुनिया जानती है कि जब प्राइम मिनिस्टरशिप की बात आई, जब वोटिंग वहां पे हुई तो नेहरू को कितने वोट मिले और सरदार पटेल जी को कितने वोट मिले। ये वो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने हत्या की है इनकी, सरदार पटेल जी की पॉलिटिकल इन्होंने हत्या की है वहां पे इनकी, और आज ये बोलते हैं कि उसके बाद भी उनको यहां तक नहीं रखा इन लोगों ने। रजवाल साहब हो गया तो कुछ बचा हुआ है। तो अब मैं जो है उससे पहले आता हूं कि 13 मार्च 1990 की घटना की बात, अभी मैं सरदार पटेल पे जो है वो बनाया कि नहीं बनाया उस पर नहीं जाऊंगा, या जो है अभी जो मुख्यमंत्री बनाए वो किस पर्चियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता, अभी फिलहाल आज वो मुद्दा नहीं है, मैं 370 पे रहूंगा। 13 मार्च 1990
लोकसभा की कार्रवाई होती है। विनोद जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपके सुन दर्शकों को जो रहे हैं है वो मालूम होना चाहिए। 13 मार्च 1990 को लोकसभा के अंदर जो है वो कार्रवाई होती है। उसमें उस डिबेट में 4 लोग हिस्सा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मदन लाल खुराना हिस्सा लेते हैं और जसवंत सिंह जी हिस्सा लेते हैं, और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो मोहम्मद शफी उड़ी साहब हिस्सा लेते हैं और सैफुद्दीन सोज साहब लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं कि वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को डराया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और वहां सेना भेजिए। सामने से रजवाल साहब आप ही के लिए है, सामने से जसवंत सिंह जी खड़े होते हैं और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सेना होती है वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए नहीं होती है, इसलिए बैठ जाइए। मोहम्मद शफी उड़ी खड़ा होते हैं और वो कहते हैं कि आपका भेजा हुआ जगमोहन जो है वो वहां पर माहौल खराब कर रहा है। तो मदन लाल खुराना जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जब जगमोहन को आपने भेजा था तो वो ठीक था, जब हमने भेजा है तो वो बुरा कैसे हो गया, इसलिए चुप रहिए। इसलिए आपकी जो कथनी और करनी में ना बड़ा अंतर है, और वो जम्मू कश्मीर के जो है वो लोग देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को जिस पीएम पैकेज के तहत हमने वहां लगाने का काम किया, आपकी कुनीतियों की वजह से जो है उनको टारगेट करके जो है वहां भगाया गया। कोरोना के बाद जब सारे मजदूरों के पलायन की इनकी नेता है विनोद जी मीनाक्षी लेखी, वो कहती है कि जब मजदूर जो है वो कोरोना के बाद वापस लौट गए तो ये कश्मीरी पंडित जो है वो वापस क्यों नहीं लौटे। कश्मीरी पंडितों को जो है हमेशा एक टूल के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनका जो है वो राजनीतिक इस्तेमाल किया है। जहां तक हमारी बात है, विनोद जी से बात करने दीजिए ना। आज जो है आपने कहा है कि शब्दों में भी मर्यादा रखनी है और बात भी जो है अपने समय के अनुसार करनी है, तो इसलिए आप सरदार पटेल या उन चीजों पर जो है मत जाइए। आज मुद्दा जो है वो 370 है। और हाँ, हमने कहा है, मुझे याद है चुनावों में आपके अनुराग ठाकुर जी आए रजवाल साहब, उससे एक मीडिया जगत के साथी ने सवाल पूछा। उसने कहा जिस स्टेट से आते हो वहां तो धारा 371 है, वहां के लोगों को जमीन और जॉब में जो है वो संरक्षण प्राप्त है। तो मुझे बताइए वो जवाब नहीं आता है, परेशानी क्या है? आखिर जम्मू कश्मीर में लोगों से जो है मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए रजवाल साहब, सुन लीजिए क्या परेशानी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है आपने लूटने का काम किया है, जम्मू कश्मीर को जो है आपने लूटने का काम किया है। नहीं होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों कर रहे हैं उसका? अब सुनने का मतलब ये विक्रम बंगाल ने कहा कश्मीर जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मुझे बताइए कि कहा कि नहीं कहा, मुझे बताइए कि कहा कि नहीं कहा। आप मुझे बताइए क्या टूटने के बाद जो है आपको लूटने का लाइसेंस मिल गया है? टूटने के बाद आपको लूटने का लाइसेंस मिल गया था, विक्रम रंधावा का आरोप है। रंधावा साहब मुझे बताइए, मुझे लगता है कि आप इन्फॉर्म नहीं है। आपके विक्रम रंधावा ने जो है आरोप लगाया कि नहीं लगाया कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सारा पैसा जो है पीएम में लगे हुए हैं। अरे आप तो सीने का पता नहीं है, आपके खून से जमे हुए हैं। आप लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है। बोलिए विक्रम रंधावा ने क्या कहा? आप 5 लोगों ने चलिए अबे बघेल की बात जाना अबे जी अब ये जानना चाहूंगा। अब ये कह रहे हैं कि शब्दूरी ने कहा लूटने के लिए जो है लोगों ने जहां पर जो है 370 के बाद म्यूट कर दिया जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता को म्यूट कर दिया जाए। और मैं चाहूंगा कि साहिल जी जा भी सकते हैं, म्यूट कर दीजिए प्लीज। अबे जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से साहिल ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन चल रही थी, जसवंत सिंह ने यह कहा, शफी ने यह कहा, असल में प्लान के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे को आप ये बताएं विनोद जी, आप हम 370 की बात कर रहे हैं, साहिल जी ने अपनी बात रखी और कहीं का कहीं ले गया इनको। मैं 370 की बात करता हूं, इसका 370 का किसने शुरू किया आप ये बताइए। 60s में प्राइम मिनिस्टर को सीएम किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप इरोजन की बात कीजिए, उसके बाद अब 75 का अकॉर्ड, उसमें क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ठप्पा लगाया। अगर ये 370 की बात कर रहे हैं, जब अकॉर्ड में शेख साहब को वापस लाया गया था तब उन्होंने इसको 370 पे पूरा परमानेंट करने की बात क्यों नहीं की? आज तो बोलना बड़ा आसान है, आज सब कुछ होने के बाद उसके बाद 77 में फुल मेजॉरिटी में वो लोग आए, तब इन्होंने 370 को तब इन्होंने 370 को पूरा कंप्लीट परमानेंट क्यों नहीं करवाया? आज जब सत्ता निकल गई, हो गया, डिबेट हो गई, होम मिनिस्टर साहब ने हसन मसूदी को साहब को टाइम दिया पार्लियामेंट में कि आप डिबेट कीजिए, मैं आपको 1 दिन देता हूं पूरा, आप इसमें डिबेट कीजिए, बताइए कहां पे हम इसको कुछ कर सकते हैं। तब वहां पे हसन मसूदी साहब एमपी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, तब उन्होंने कुछ नहीं बात की। वहां पर 3 एमपी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपनी बात रखते, अपना प्रोटेस्ट करते वहां पे 370 के लिए, तब 370 को कुछ नहीं किया। 370 को तोड़ने के लिए और इनको करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, उसके बाद पीडीपी का। ये इन तीनों पार्टियों ने यही किया है। जब सरकार में रहते तब उसको परमानेंट करने के लिए कुछ नहीं किया।
लोगों को यही हमेशा वगराते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे, इमोशनल सियासत करते रहे, जज्बाती नारों में झूठे बातों में फंसाते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। डेवलपमेंट की तरफ दिख नहीं रहा। अगर इनको आज भी डेवलपमेंट नहीं दिख रही तो इनको कभी नहीं दिख सकती। ये लोग वही हैं जिन्होंने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वही लोग हैं सर जिन्होंने सबूत मांगे एयर स्ट्राइक के, जिन्होंने सबूत मांगे हमारे बालाकोट के। ये वही लोग हैं आज देश हित की बात कर रहे हैं। जब सरकारों में तब इन्होंने परमानेंट नहीं किया, तब इन्होंने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की। सर मैं बोल रहा हूं 370 एजेंडा में था बीजेपी के, उन्होंने उखाड़ दिया। स्टेटहुड उनके एजेंडा में नहीं था। हमारा स्टेटहुड हमको वापस चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब बनी, उनका पहला मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट था स्टेटहुड, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। उसके बाद लैंड एंड जॉब। 370 तो टूट गया। 35A जो था उसमें सब कुछ ये था, उसमें आपकी लैंड की सुरक्षा थी, उसमें आपकी जॉब की सुरक्षा थी। उसका ऑर्डर डोमिसाइल लॉ, उसका एक हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया। इसलिए हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने के बाद जो आपने फिजिकल इंटीग्रेशन करनी थी कश्मीर में और जम्मू में, वो हो गई। पर इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए आपको वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इमीडिएटली असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें लोगों को चुनिंदा नुमाइंदा चुनने का मौका मिले और वो लोग जो अपने मसला हल कर सके। उसी पास बोलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सोहित जी से जानना चाहूंगा। सोहित जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आपको पत्थरबाजी सूट करती है, अलगाववादियों के आह्वान सूट करते हैं। आपको सबसे ज्यादा कष्ट और दुख है 370 में संशोधन और 35 से रिपील होने का। देखो ये विनोद जी, ये जो पत्थरबाजी सूट करते हैं या वो सूट करते हैं, ये तो सब दिल्ली वालों का ही है। सब हालात ही दिल्ली वालों की तरफ से हमने छोड़ा हुआ है। वो करने वाले वही लोग हैं। हम जहां तक हमसे हो सकता है हमने तो शांति लाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि जब डंडा दिल्ली से चलता है तो वो बात किसी की नहीं सुनी जाती है, जैसे कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद से हो रहा है। अब चक्कर ये है कि जिस तरह से आप 370 पे हम बात कर रहे हैं, देखो विनोद जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। 1990 में जब कश्मीरी पंडित का वहां से पलायन हो रहा था, तो उस समय वीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी उसका भी एक हिस्सा था, वो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर उस समय सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अगर उस समय अगर इनको थोड़ा सा सुनो तो सही ना, अरे सुनो तो सही ना, अगर उस समय इनको थोड़ा सा फील होता तो उस समय समर्थन वापस लेते, नहीं लिया। इनको देखो, कहने का मतलब ये है गृह मंत्री का किस्सा भी आएगा। साहब ने बहुत कोशिश की कि शांति बनी रहे, लेकिन यहाँ पे जो प्रधान थे, जहां के गवर्नर जगमोहन जी थे, जिन्होंने अपने हिसाब से अगर वो चाहते तो कश्मीरी पंडित को वहां पे रखकर उनकी सुरक्षा की जा सकती थी, लेकिन रातों रात वहां पे ट्रक बसें चली गई और उनको वहां से लेकर यहाँ पे आ गए। आपको लगता है कि वो चीज है, अगर चाहते तो वहां पे आर्मी जा सकती थी, वहां पे आर्मी जा सकती थी, वहां पे आर्मी जा सकती थी। 13 मार्च 1990 को जो जिस तरह से साहिल जी ने बात रखी है, जिस तरह से साहिल जी ने बात रखी है, अगर हो सकता था वहां पे आदमी जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट पे बात हो रही थी उस समय। सो कहने का मतलब ये है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसके साथ पाकिस्तान भी जुड़ा है और चाइना भी जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है जो दिल्ली में आता है वो अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर को चलाता है। ये सबसे बड़ी बात यह है। हमारी कोशिश यही रही कि हम ऐसी रीजन पार्टी बने, हम ऐसे रीजन पार्टी बने कि हमारी कोशिश रही कि हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करें। अरे सुन लीजिए ना विनोद जी, आप सुनते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। सुनिए ना, आप ये भारतीय जनता पार्टी कहती है एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की बात करती है। अरे मुझे एक बात बताओ, जो हमारा संविधान था, हमारे संविधान ने किसको कौन सा नुकसान दिया? और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, पहली बात। दूसरी बात, यार यही लोग हैं, एक तरफ भारत का तिरंगा और एक तरफ जम्मू कश्मीर का तिरंगा लगा के गाड़ी में चलते रहे, 3 साल झूठे लेते रहे। डिप्टी सीएम ये लोग बने, मंत्री ये लोग बने, हर एक चीज का इन्होंने ऐश की, हर एक चीज में इन्होंने किया। अरे मेरी बात सुनो,
हम तो भारत के साथ तब से जुड़ गए जब से हरि सिंह ने हमें वहां जोड़ा। हम तो भारत के है ही हैं। अगर हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, उनमें इनको क्या परेशानी थी? अगर इतना ही था तो आप पहले सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में खत्म करते। नॉर्थ ईस्ट में आप गए नहीं, आज जाके आप जम्मू कश्मीर में आ गए, क्योंकि यहां मुस्लिम स्टेट है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, और इसी का फायदा अपने पूरे भारत में उठाना चाहा। अगर बात करते हैं यहां पे कश्मीर में 25,000 के करीब मुस्लिम लोग भी मरे हैं, और काफी जेकेपी के पुलिस वाले लोगों शहीद हुए हैं। और कितने लोग शहीद हो रहे हैं? अरे हमारा जो स्पेशल स्टेटस हमारा क्या था? प्रधानमंत्री तो वैसे भी छीन लिया था इन्होंने। आज जाके एक स्टेट से देखते हैं ना, चलिए आज जाके एक स्टेट से देखते हैं ना, एक लैंड का ही एक्ट था ना, क्या था? साहिल जी की बात पहले से रह गई है। आप मुझे ये बताएंगे, आपके 6 अगस्त का रेजोल्यूशन, 6 अगस्त 2019 का रेजोल्यूशन वाकई कहता है कि वो संविधान जो जम्मू कश्मीर का वो वापस लाया जाएगा, और झंडा आपने ये कहा है, कैटेगरिकली कहा है कि हम वो सब वापस देंगे चीजें जो में बातें मत जोड़िए। हमने कहा है कि जो जमीन का डिबेट कानून का हिस्सा है, है, हाँ वो आपने कहा है। विनोद जी सुनिए, हमने जमीन के कानून की बात की है, हमने नौकरियों के कानून की बात की है, और दूसरा मैं इन्होंने भी कुछ कहा, प्रधानमंत्री और जो है बकाया साहब ने जो बात कही कि आप ही लोगों ने जो है यहाँ पे तब्दीलियां लाई। देखिए, जम्मू कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ा यकीन रखती है। कांग्रेस ने अगर जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीलियां लाई, हमने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री में चेंज किया, हमने सदर रियासत को जो है गवर्नर में चेंज किया, तो हमने जो रूट पकड़ा, बकाया साहब मैं आपको बताऊं, हमने जो रूट पकड़ा वो विधानसभा का रूट था। विधानसभा में वो लोग बैठते थे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। हमने यहाँ कोई भी कानून पास किया हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम बड़े जो है भंवर में फंसे हुए हैं, एक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, जब ये वहां लोगों के बीच जाती हैं, ये कहती हैं 370 को सबसे ज्यादा कमजोर किया कांग्रेसियों ने। ये जो हमारे इस साइड खड़े हैं बीजेपी वाले, ये पूरे देश के अंदर ढिंडोरा पीटते हैं कि सबसे ज्यादा 370 को जो दिया है, जो जम्मू कश्मीर में 370 दिया है, वो इन लोगों ने दिया है। तो लेकिन जो हमारा एक सिद्धांत है, हम जो है वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और हमने जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीलियां लाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरदार पटेल के सबसे करीबी लोगों में थे अयंगर स्वामी साहब। जब यह 370 के ऊपर डिबेट हुई तो यह प्रश्न चिन्ह उठा था स्पेशल स्टेटस को लेकर, तो अयंगर साहब का यह कहना था कि ये जो है ये एक टनल का काम करेगा जो 370 है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच। और ये कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी हमेशा कहा जाता है, टेम्परेरी वर्ड यूज किया जाता है कि पंडित नेहरू ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। मुझे बताइए विनोद जी, ठीक है, टेम्परेरी वर्ड का जो है वहां इस्तेमाल किया जाता है, आरक्षण के लिए भी तो टेम्परेरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे राजवाल साहब मेरे सामने खड़े हैं, बड़े वरिष्ठ लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कहें कि आरक्षण भी जो था वो 10 सालों के लिए था और हम हटाएंगे आरक्षण, है इनके अंदर हिम्मत ये बात कहने की? ये नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज होती है, जो प्रोग्राम आता है, वो जो है वो लागू, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये आज 10 साल से सरकार में है, ये आने वाले 5 साल में भी जो है वो सरकार में है, ये सरकार का हिस्सा है, ये कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जहां तक मुझे विश्वास है ये कोई ऐसा कदम, क्या इनके अंदर हिम्मत है कि आरक्षण के साथ जो है वो छेड़छाड़ करेंगे? अब रही बात 370 की, और मैं जो है मैं ज्यादा 370 पे नहीं उलझूंगा, मैं जो है 4 तारीख को जो है विनोद जी जो रिजल्ट आने वाले, मैं आपको एक चीज यहां कह देना चाहता हूं कि लोगों ने तो जो है वो जमकर जो है हमको वोट डाला है। आज जो अगर आप पूरे हिंदुस्तान का जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग जो है विनोद जी वो बड़ा जो संदेह के घेरे में है। जो इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि किस तरह से 6% वोटों का जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं एक शेयर जो है वो मैं चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि आज के इस संक्षेप में जो है ये बड़ा जरूरी है, मैं एक शेयर कहना चाहता हूं रजवाल साहब, चुनाव आयोग के लिए कहना चाहता हूं, ये आपके लिए नहीं है, कि चुनाव आयोग के लिए है कि तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं कोई बात नहीं, तुम बीजेपी से मोहब्बत करोगी तो चिंता भी है और परेशानी भी होगी। ये लोग जो है, ये जो लोग हैं वो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और अगर जनमत के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई तो उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है, जैसे हमारे कांग्रेस के वक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं, ये आज ही अपनी जो हार नहीं हार नहीं, हमें डर लग रहा है, और इनको हमें जिस तरह का जो 6% वोट बढ़ा रहे हैं। रजवाल साहब मुझे बताइए, मुझे एक आप जो बताइए 6% वोट नहीं बढ़ रहा, तो 6% वोट बढ़ा रहा है, उसका डर है। सुनिए, मेरे कहने का मतलब है आज की डिबेट ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या होगा, एक नंबर। दूसरा, ये आज अभी वो कहते हैं ना कि डोगरी में कहते हैं जांदीबार दे मेले, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि ये मेरे मुंह में डाल, अरे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के ऊपर क्यों बात करेगी? हम लोगों ने, अरे आपके नेताओं ने बयान दिए, सुनिए रजवाल साहब, देखिए सुनिए भाई साहब, आपके नेताओं ने बयान दिए, आपके पहाड़ियों को यहाँ पे रिजर्वेशन दी, और आप हमें ऐसा मत बोलिएगा, वो सब सारी दुनिया को पता है। और दूसरा, हमारे कुछ मित्र यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं
कि जो कुछ भी यहाँ पे होता है उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार होती है। बिल्कुल सही कहा, दिल्ली तो जिम्मेदार है। जो आज तक हालात खराब हुए उसके लिए भी दिल्ली जिम्मेदार थी, और जो हालात बने और इतने बढ़िया बने उसके लिए भी आज की जो दिल्ली की सरकार है वो जिम्मेदार है। किस तरह से आप एफआईआर लगा रहे हैं, किस तरह से आप वर्कर को डिटेन कर रहे हैं, किस तरह से आप एक्शन कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये सब दिख रही हैं। हालात आज के समय में जो आप लोगों ने खराब किया है, ये सिर्फ पूरी जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। वक्त आएगा आपको पार्लियामेंट में सो लग जाएंगे। रजवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बकाया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, साहिल जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।